अस्सलाम वालेकुम। एक तो बन्नू में अटैक है जिसकी जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए उतनी कम है, और इस मामले में ना कोई सियासत होनी चाहिए, ना ये मेरी सोच क्या है और किसी और की सोच क्या है। हर उस वाक़े के अंदर जिसमें पाकिस्तानी कौम का एक भी बेटा, एक भी बच्चा शहीद हो जाए, और इस वाक़े के अंदर 18 हैं, 13 सिविलियंस और 5 जो हैं वो सोल्जर्स हैं, तो उसके लिए पूरी कौम को बेहक आवाज़ कहना चाहिए कि ऐसे कातलों को, ऐसे खारजियों का ख़ात्मा इस मुल्क से यकीनी बनाया जाए। बेहक ज़बान कहना चाहिए और पूरी क़ुव्वत के साथ इनको कुचला जाए। और जिन लोगों ने इनके मामले में नरमी माजी में पैदा की या अभी जिनके दिल में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी चाहिए। इस मामले में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर है, कभी दाएँ चलना शुरू कर देते हैं और कभी बाएँ चलना शुरू कर देते हैं। इस मामले में एक ही रास्ता, और वो सीधा रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और उस रास्ते से माजी में भी जो हटा उसने पाकिस्तान का नुकसान किया। जहादे अफ़गानिस्तान से शुरू हो जाए और आज तक की तारीख़ में जो जब भी हटता रहा, 90s में हटे तब पाकिस्तान का नुकसान हुआ। ये जितने मुसल्लह जत्थे थे पाकिस्तानी सरज़मीन पे जब पैदा हुए, तो उस वक्त हमें आंखें खोलनी चाहिए थी कि कल ये हमें काटने को दौड़ेंगे, हमारे ही बच्चों का खून बहाएंगे। APS के अटैक में यही हुआ। फिर हमने इनके लिए दरवाज़ा कैसे खोल दिया मुझे समझ से बालातर है। लेकिन इसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करें और पूरी क़ुव्वत के साथ सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है, पूरी कौम को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए और एक ही आवाज़ उठानी चाहिए कि इन मुल्क दुश्मनों का पाकिस्तानी सरज़मीन से ख़ात्मा यकीनी बनाया जाए। आज की जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो अमरीकी सदर का एक स्टेटमेंट है, जो कांग्रेस के अंदर उन्होंने काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान का नाम भी लिया। पहले उनका बयान सुन लें, फिर मैं आपको ख़बर बताता हूँ कि खबर है क्या। Tonight I am pleased to have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. 26 अगस्त 2021 में जब अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल रही थी तो काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक सुसाइड अटैक हुआ था जिसमें 13 अमेरिकी फ़ौजी उसमें मारे गए थे, और काफ़ी बड़ी तादाद में, आई थिंक कोई 150 और 160 के करीब नंबर है, जो अफ़गान शहरी उस वाक़े के अंदर शहीद हो गए थे। ये वो शख्स है जो इस वाक़े के अंदर बॉम्बिंग का, जिसके ऊपर मेन इल्ज़ाम है कि इसी ने वो बॉम्बिंग करवाई थी, और ये सारे प्लान का मास्टर हेड या जो भी कह लें, इसका सुपरवाइज़ करने वाला था इस पूरे प्रोसेस को। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर एरियाज़ पे अमेरिकी इंटेलिजेंस की दी हुई इतला के ऊपर एक कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ़्तार किया, और अब इसको अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। तो उससे एक कॉपरेशन का वो बाब जो पिछले कई सालों से बंद हो चुका था, 3-4 सालों से, जब से ख़ास तौर पर वो अफ़गान सरज़मीन से अमेरिकी फ़ौजों का इनखला हुआ था, तो एक मिसट्रस्ट वाला एलिमेंट आ गया था। यहाँ से हमारे उस वक्त के DGISI एक काबुल बहुत 5 स्टार होटल के अंदर जाके चाय का कप पी के कह रहे थे कि सब कुछ हमारे काबू में। तो अमरीकियों ने उसका मतलब ये लिया था कि ये जो अफ़गान तालिबान का जितना राइज़ है और काबुल के ऊपर कब्ज़ा है, इसके अंदर हमारी कोई कार्रवाई शामिल है। उसके बाद एक तनाव वाली कैफियत थी, वो कुर्बत जो करीबी एक ताल्लुक़ था दोनों ममालिक के दरमियान, उसमें रुकावट आई हुई थी। इस वाक़े की बाज़ जो माहिरीन है वो इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि शायद वो दो तरफ़ा ताउन जो है वो दोबारा से उसका आगाज़ हो जाएगा। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनके साथ हम ये सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करेंगे। और आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान ने अपने वकला का जो पैनल था, इमरान खान और बुशरा बीबी, उनको ये कहते हुए, नो ट्रस्ट करते हुए, उन्होंने कहा कि मुझे प्रोफेशनल वकील चाहिए, आपकी ज़रूरत नहीं है, नए वकील ला के दें। उन वकीलों के साथ अपना ताल्लुक़ जो भी तक थे वो ख़ात्मा कर दिया। वो क्या हुआ और कैसे हुआ और आइंदा क्या होगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके साथ मेहमान है आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान है, फैसल चौधरी साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इसके अलावा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। दानियाल चौधरी साहब, सबसे पहले दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ नहीं है अभी, दानियाल चौधरी साहब आते हैं तो उनसे फिर ये अमरीकी जो रिएक्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। मुस्तफ़ा साहब, पहले ये बन्नू वाले वाक़े से आपसे रिएक्शन ले लें। इस वाक़े को, जब भी कोई वाक़या होता है तो एक तकलीफ़ आती है, मैं उस वक्त फिर सवाल उठाता हूँ कि हम माजी की गलतियों से सीखते हुए कम से कम अभी ये तैयार कर लें कि हमने कभी दरवाज़ा खोलने का सिलसिला बंद कर देना है हमेशा के लिए। क्या इसके ऊपर कुछ ज़रूरत नहीं है, हमें पूरी कौम को यकजहती के साथ एक स्ट्रेटजी बनाए? जी शुक्रिया। मलिक साहब, आपने इब्तदाइये में 2 स्टेटमेंट्स दिखाई। एक तो आपने बन्नू वाले इशू को भी कवर किया, और फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट है, एक जो दहशतगर्द पकड़ा गया उस हवाले से। देखिए, कौमें जब उनके कोई शहरी सिटीजन्स दहशतगर्दी के हमले में मार दिए जाएं तो फिर वो अपने दुश्मनों को भूलती नहीं है। अमेरिका इस रीजन से निकल चुका है,
जहनी तौर पे भी उसका मेंटल चेकआउट भी इस रीजन से हो चुका है। लेकिन अभी भी जिन्होंने उसके शहरियों पे हमला किया, उसके फौजियों पे हमला किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने मेक श्योर किया कि वो शख्स जो है वो पकड़ा जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से रवायत ये रही कि हम ने बड़ी कुर्बानियां दी इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और एक लातादाद जितने हमारे ऑपरेशंस हुए, उन ऑपरेशंस में जिस बहादुरी से 1 लाख के करीब तादाद हो चुकी है जो 9/11 के बाद पाकिस्तानियों की शहादतें हुई। जी बिल्कुल। और फौजियों की जो शहादतें हैं वो 65 और 71 की जंग से ज़्यादा हैं। और उसके बावजूद मलिक साहब हैरानगी होती थी जब हम ये गुफ्तगू सुनते थे कि जनाब बैठ जाएं, जनाब बैठकर इन दहशतगर्दों के साथ बातचीत कर लें। हमने उनकी टीवियों के ऊपर इंटरव्यू भी चलते हुए देखे। साने APS एक कितना अलमनाक सानिया था कि हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उन वालदैन पे अपने मासूम बच्चों की जो लाशें थीं जब उन्होंने वो उठाई तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, या रोज़मर्रा की बुनियाद पे जो हमारे जवान शहीद होते हैं जब उनकी मैयतें वापस अपने घरों में जाती हैं तो उनके वालदैन पे क्या गुजरती होगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारी कोई क्लैरिटी नहीं रही। अभी मुझे थोड़ा बहुत एक ये ज़रूर नज़र आता है कि माजी की निस्बत एक क्लैरिटी मौजूद है कि हमने इन दहशतगर्दों का कला कमा करना है और इनके साथ लड़ना है। लेकिन उस स्ट्रैटेजी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको पार्लियामेंट की, आपको सियासतदानों की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक हिमायत दरकार है। आज उस तरह का कंसेंसस पॉलिटिशियंस नहीं फराहम कर पा रहे। देखिए ये अब कई इस ज़िमन में ऐसी बातें हैं कि जिनका जिक्र करते हुए भी हमें अफसोस होता है कि सियासतदानों को खुद आगे बढ़कर इसमें लीड लेनी चाहिए, ओनरशिप लेनी चाहिए, और जो आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस दिलाती हैं उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को आपको फिर उस मौके पे लूज नहीं करना चाहिए। हमारी पॉलिसीज़ के अंदर नो डाउट कि बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस रही कि एक तरफ हम तालिबान की हिमायत का इल्ज़ाम पूरी दुनिया से अपने सर पर लेते रहे, साथ ही साथ फिर जब उनकी हुकूमत वहाँ पर आ गई अफ़गानिस्तान में तो हमने देखा कि वही तालिबान जिनकी वजह से पाकिस्तान ने इतना इल्ज़ाम उठाया, वही तालिबान आज वहाँ पर तहरीक तालिबान को, TTP को पनाह दिए हुए हैं। TTP वहीं से बेसिस बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमले भी करती है, हमारे जवान जितने हमले पिछले महीनों में पाकिस्तान में हुए 1 साल के अंदर सबका बेस उधर है। जी हाँ। और वो अब एक, और इसमें फिर अब जब इसकी इतनी डायमेंशंस है मलिक साहब कि जब दोहा एग्रीमेंट हो रहा था, उस दोहा एग्रीमेंट के अंदर हमें मेक श्योर करना चाहिए था कि ये चीज़ लिखी जाती कि अफगान सरजमीन कोई दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान के खिलाफ या खित्ते के किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगी। उसका कोई प्रैक्टिकल मैकेनिज्म होना चाहिए। अब देखें ना, फैसल चौधरी साहब आपसे भी पूछ लूँ, ये बन्नू वाकया, मैं APS के बाद कहता था हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। परेड लेन बॉम्बिंग 3 जनरेशन थी फौजियों की उसके अंदर, जर्नैल से लेकर पोते तक उस वाक़े में शहीद हुए। मून मार्केट लाहौर का वाक़या देख, कासम मार्केट, ये मीना बाज़ार पेशावर वाला वाक़या देख ले, कोई एक वाक़या जो बताएं हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी ना हो, ये सारे एक एक वाक़या इतना बड़ा था। देखिए जो मुस्तफ़ा साहब ने बात की है ना, वो बात में बड़ा वज़न है। हमारे जो चीज़ लैक कर रही है इस वक्त, देयर इज़ नो डाउट कि हमें एक वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बलूचिस्तान और KP में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना है। अब दहशतगर्दी के साथ मुकाबला अफवाज पाकिस्तान बहुत दिलेरी से कर रही हैं, हमारे बच्चे बहुत शहादतें दे रहे हैं, लेकिन इस बड़ी जंग के बावजूद वो क्या अवामिल हैं जिनकी बिना के ऊपर हम बतौर कौम जो है इस मसले से नबर्दाज़मान नहीं हो पा रहे। कुछ हमारी मारूजी हालात हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा मुस्तफ़ा साहब ने कि कौमें अपने दुश्मनों को नहीं भूलती, लेकिन 20 साल जंग के बाद तालिबान और अमेरिका दोहा में बैठ के उन्होंने अपने मामलात हल किए। हम 40 साल जहाद लड़ते रहे तालिबान के साथ। जब वहाँ पे 2 मुखालिफ हुकूमतें आई, जब उनकी हुकूमत आई, हम उनके साथ भी लड़ना शुरू कर दिया है। मेरा सवाल इसमें बिल्कुल, इसमें किसी किस्म की कोई एक रत्ती भर भी किसी की सपोर्ट नहीं है जो कि पाकिस्तान पे हमले करे, पाकिस्तान के बच्चों को शहीद करें, पाकिस्तान के फ़ौजियों को शहीद करें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोगों को शहीद करें। वो हमारे दुश्मन है, वो हमारे मुश्तरका दुश्मन है। लेकिन दहशतगर्दी को किसी एक सूबे, किसी एक इलाके, किसी एक लसानी कौम या एक पार्टी का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये मिनहसुल कौम
मसला है और मिनरल हैसल कौम ही इसको टैकल किया जा सकता है। सियासी अदम इस्तेहकाम जब तक ख़त्म नहीं होता, हम इसमें वो सख्त फैसले लेने से हम अगर ले भी लेंगे तो उसको अवामी हमायत हासिल नहीं होगी। हमारी जो भी दाखिली सियासी तकसीम है ना, इस इशू के ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो हमारा कॉमन एजेंडा है। नहीं, देखिए नदीम साहब, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये दाखिली जो हमारे प्रॉब्लम है ना, ये दाखिली प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिकल होते तो मैं आपकी बात मानता। ये अब हो गए हैं बिल्कुल एक तनाव की जो कैफियत इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको कम किए बगैर अब तालिबान से अगर आप बात नहीं करेंगे तो टीटीपी का जो फिनोमेना है, जो ये जो एक मैनस है, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे जिनके पास बेसिस हैं? आपको कोई पॉलिटिकल कोई एंडेवर्स पे तो करने पड़ेंगे ना, कि आप उनको कैसे वहाँ से रोकेंगे जब हम उनके खिलाफ। ये एक पॉलिटिकल मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ को रिजॉल्व करना है। जंग बिल्कुल हमारी फ़ौज लड़ रही है, आज भी लड़ रही है, लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस, हमारी अवाम, बच्चे जो जिस तरह से कल बन्नू में शहीद हुए हैं, APS में शहीद हुए हैं। लेकिन ये जब मामलात, जब पॉलिटिकल लोग, पार्लियामेंट जो है अगर वो अवामी हमायत से आई होगी तो फिर पार्लियामेंट ये पुरएतमाद होगी। ये हुकूमत का एतमाद नहीं है। दानियाल साहब से इस पे पूछते हैं। दानियाल साहब, मेरे ख्याल में सबसे पहला तो जो नुक्ता मेरे जहन में आता है कि इतना बड़ा जो एक भी सान्या है वो काफ़ी होना चाहिए कि आप सारे बैठें पार्लियामान के अंदर और इसके ऊपर बहस करें। हम नेशनल इलेक्शन प्लान हो या वे फॉरवर्ड हो, दोनों के ऊपर आपको उसी दिन सर जोड़ के बैठना चाहिए और एक आवाज़ आनी चाहिए पार्लियामान से। PTI की लहदा, JUI की लहदा, पीपल्स पार्टी की और नून की लहदा आवाज़ नहीं होनी चाहिए, एक आनी चाहिए कि ये हमारे दुश्मन है जो एक भी बच्चे का खून बहाते हैं। क्या इस पे कुछ सोच है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करें या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास करें और एक स्ट्रेटजी उस दिन आए, एक वन लाइनर होना चाहिए कि हमारे दुश्मन है? थैंक यू जी फॉर हैविंग ऑन द शो। नदीम मलिक साहब, हमने जब भी इस मुल्क में बहरानों की बात हुई, दहशतगर्दी की बात हुई, हमारे चाहे जितने मर्जी तहफ़्फ़ुज़ात हों, हमारी जितनी मर्जी इनके साथ बात ना बनती हो, इनकी जो जमात की जो रुकन बोल रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा जो बात की वो कौम की वो पाकिस्तान की और इस दहशतगर्दी से साफ़ करने की बात की। हमने वो जो पिछले अदवार में मियाँ नवाज शरीफ साहब के अदवार में तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा करने की बात की, तो हमने हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की। देखिए, आज ये वो जमात, मैं वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये वो जमात कह रही है जिसने ये तोहफ़ा दिया था। जिस साल हमें हुकूमत मिली थी, जब हमने 2018 में आए थे, तो 8000 कुछ लोग दहशतगर्दी की वजह से या दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से शहीद या वफ़ात पाए थे। जिस साल हम हुकूमत छोड़ कर गए, उस साल ये इवन दो एक बड़ा डिफरेंस था, लेकिन 1000 से कम लोग दहशतगर्दी की जो नासूर है उससे शहीद होने वाले लोगों की तादाद थी। इसका क्या मतलब था कि हम एक राइट सिमत में जा रहे थे, एक डायरेक्शन में जा रहे थे और चीज़ों को एड्रेस कर रहे थे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उसको एड्रेस करते करते यहाँ तक लेके आए। यहाँ अरबों रुपया लगाया गया दहशतगर्दी के जंग के ख़िलाफ़। हमने पाकिस्तान को मेक श्योर किया जो नॉन स्टेट एक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो हमारे जो बच्चों के, जिस तरह आपने बात की जो रावलपिंडी का वाक़या था, उसमें हमारे क्लास फेलो से लेकर उनके वालिद से लेकर उनके आगे बच्चों से लेकर 3 जनरेशन्स जिनको हम ज़ाती तौर पे सब जानते थे, उनकी शादी हुई। और यहाँ दिस इज़ नॉट न्यू फॉर एनी ऑफ अस कि हमने कभी भी इन लाशों के ऊपर, अपने शोधाओं के ऊपर सियासत नहीं की। अगर पाकिस्तान में किसी ने इनके ऊपर सियासत की है, किसी ने बटोरने की बात की है, तो आपको और सब सुनने वालों को पता है वो एक जमात कौन है। हमने हमेशा कहा था कि जो पाकिस्तान के खिलाफ अलम उठाता है, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को आग लगाने की बात करता है, पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी, धमाकों की बात करता है, लाशों की बात करता है, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता, वो मुहब्ब वतन नहीं हो सकता। दिस वॉज द लाइन दैट वॉज ड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे एंड वी ड्रॉ इट स्टिल टुडे। और आज मैं ये कहता हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमने सब अपने मुल्क के लिए, देखें हम ये बहुत बड़ी कुर्बानियां देकर यहां तक पहुंचे हैं। पाकिस्तान ने 9/11 के बाद अगर किसी ने सफ़र किया है, किसी की मैशत ने, किसी के बच्चों ने, किसी के जनरेशंस ने, तो पाकिस्तान ने सफ़र किया है। और हम वो जंगें भी लड़ते रहे जो हमारी नहीं थी, हमारे बच्चों ने शहादतें नोश की उन जंगों में भी जो हमारी नहीं थी। देखिए, पार्लियामान में सबसे पहले इसमें डिस्कशन, पार्लियामान में सबसे पहले अगर इस इशू को उठाया गया तो हमने उठाया था,
और वहां सर्विंग लोग आकर उन्होंने बताया कि किस तरह चीजों को एड्रेस किया जा रहा है और किस तरह एड्रेस करेंगे। देखें, हम आगे भी हम दहशतगर्दी की बात जब आती है तो हम सब एक जुबान होकर, जब तक इसको नहीं जमातें सूबों को निकाल कर हम एक जुबान होकर नहीं बात करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो लोग जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो इनकी फंडिंग कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं, वो बलूचिस्तान हो, वो केपी हो या वो कोई और सूबा हो। हम जब तक इस चीज के ऊपर नहीं आएंगे और अपनी सियासतें चमकाएंगे नहीं, तो हम कभी भी इस इशू को एड्रेस नहीं कर सकते। हमें जहां भी कोई हमारे साथ एजाज है पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा जो होते हैं, तो आपकी इजाजत से एजाज चौधरी साहब से बात कर लें। एजाज चौधरी साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो अमरीकी सदर ट्रंप ने दी है, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, जिसके नतीजे में एक हाई वैल्यू टारगेट पकड़ा गया शरीफुल्लाह। तो आपको लगता है कि इट्स न्यू बिगनिंग? 2-3 साल से लगता था कि एक तनाव वाली कैफियत है वाशिंगटन और इस्लामाबाद में। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा कदम हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा खैर सगाली ही रखी गई अमेरिका के लिए, बावजूद इसके कि चीन के साथ हमारी मुकम्मल तौर पर यकजहती है, बड़ी दोस्ती है, लेकिन अमेरिका की तरफ कभी हमने उस तरीके से कोई मनफी चीज़ नहीं की थी। बल्कि काउंटर टेररिज्म में भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने कुर्बानी दी थी, आज भी दे रहा है। तो एक लिहाज से एक्नॉलेजमेंट किया है, बड़ी अच्छी बात है। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप से सारी तरफ जो लोग हैं वो परेशान हैं कि भाई ये दोस्त हो या दुश्मन हो, ऐसी बातें करते हैं जो नॉर्मल नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे ख्याल में ये अच्छा हुआ। आई थिंक इट्स अ गुड बिगिनिंग। सर, लेकिन आगे हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे? वो कनाडा को देखें तो कहते हैं हमारी 51वीं रियासत बन जाओ, गज़ा के कहते हैं फ़लस्तीनियों को छोड़ के जॉर्डन और इजिप्ट चले जाओ, यूक्रेन को कहते हैं कि बस हमारे साथ अगर वो करनी है, वो रेयर अर्थ की डील करनी है, फिर तो ठीक है, मिनरल्स वाली डील साइन कर लो, नहीं तो फारग हो तुम भी छुट्टी करो। तो ये मालूम नहीं है कि हमारे साथ ताल्लुकात आगे कैसे चलेंगे। पाकिस्तान इस वक्त रडार पे नहीं है जी उनके, और इस वक्त ज़्यादा सारी तवज्जो यूक्रेन, यूरोप, गाज़ा और फिर उसके बाद चाइना, इवन चाइना पे भी उस तरह की तवज्जो नहीं आ रही है जिस तरह की पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो पाकिस्तान के ऊपर उस तरह नहीं है तवज्जो। पाकिस्तान के लिए कई हवालों से उनके लिए रेलेवेंस बनेगी अगर बनाएं, तवज्जो करें। एक तो अमेरिका ने ये जो $7 बिलियन का असला छोड़ गए अफगानिस्तान में, उसके ऊपर उनकी तवज्जो है, और उस पर भी ये है ज़्यादा कि अगर उनके पास जो फ्रोज़न पैसे पड़े हैं उसी में से शायद वो ले लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इम्तहान होगा। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि टेररिस्ट एंटिटीज़ वहाँ पे आती जा रही हैं, वो पाकिस्तान के साथ तावन ही करना चाहेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ इस मामले में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। जो चीन के साथ है वहाँ पे उनको यह ख्याल है कि हम चीन के कैंप में ऑलरेडी हैं, इसलिए वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर कभी उनको ऐसा महसूस हुआ कि पाकिस्तान चीन के बहुत करीब हो गया या उसको स्ट्रेटेजिक एक्सेस दे दिए इंडियन ओशन में, तो तब शायद थोड़ा बहुत कड़े हालात बने। हिंदुस्तान के हवाले से भी वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है अगर हिंदुस्तान के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा है, जो नहीं कर रहा, तो उस वजह से भी मेरे ख्याल में वहाँ पे भी मुझे कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि मिनरल्स में या इस किस्म की कोई इकोनॉमिक स्टेक्स अमेरिका बनाना चाहता है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। अमेरिका के इकोनॉमिक स्टेक्स बनने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी एज फार एज एक्सटर्नल एक्टर्स आर कंसर्न। तो वो ऑफ कोर्स हम पे डिपेंड करेगा कि हम उसको नेगोशिएट कैसे करते हैं। अगर हम अच्छा नेगोशिएट करें तो मेरा ख्याल है आई सी नो रीज़न कि अगर वो इकोनॉमिक स्टेक्स यहाँ बनाना चाहें पाकिस्तान में अमेरिका, तो मेरे ख्याल में इसको वेलकम करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ। ये शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद तो उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन माजी में खालिद शेख मोहम्मद हो, उसामा बिन लादेन के इवन अटैक के अंदर जो पाकिस्तानी सरजमीन पे हमला था, उसमें वो जो अल-कवैती जो करैक्टर था जिसके फ़ोन को ट्रैक करके वहाँ तक पहुँचे, उसको ट्रैक करने का मामला हो, तो पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया था। जितने ये हाई वैल्यू इनके टारगेट्स थे उनकी गिरफ्तारी में, उनको हैंड ओवर करने में, लेकिन बाद में भी शक हमारे ऊपर ही रहता था कि ये लाइन के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो अब क्या मामला को बेहतरी से आगे बढ़ सकता है या अभी भी वो मिसट्रस्ट बरकरार रहेगा? नहीं, बढ़ सकता है। उसकी वजह यह कि वो अलकायदा की हद तक तो पाकिस्तान से ताउन पे वो मशहूर थे, लेकिन जब उन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट की और तालिबान के साथ शुरू किया तो पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि तालिबान के साथ जिनका पाकिस्तान आना जाना था, हम कोई इस तरह काइनेटिक एक्शन ले लें कि वो जंग सारी हमारे तरफ आ जाए। अगरचे हमारे तरफ फिर भी आ गई, लेकिन हम नहीं चाहते थे। उसकी वजह से अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा हमारी
वो हुई, क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उनका ख्याल था कि ये हम, जिस तरह आपने कहा कि लाइन के दोनों तरफ खेल रहे हैं, गुड तालिबान बैड तालिबान की बातचीत शुरू हो गई। अब ऐसा कोई सीन नहीं है। अब तो आपको पता है कि पाकिस्तान खुद कह रहा है कि ये तालिबान किस किस्म के लोग हैं, जो ना किसी किस्म के रवाबित रखते हैं, ना किसी किस्म के नॉर्म सही रखते हैं। तो इसलिए अब ऐसा नहीं, और बल्कि टेररिज्म का खतरा पाकिस्तान के लिए बहुत शदीद है। जो दुनिया समझती है कि आज पाकिस्तान के लिए, कल दूसरे नेबर्स के लिए होगा और फिर पूरी दुनिया के लिए होगा। तो इस वक्त मुझे कोई गलतफहमी की इतला, कोई ऐसा बुनियाद जो नजर नहीं आ रही है। अगर है गलतफहमी की बुनियाद तो वो चीन के हवाले से होगी, अगर होगी तो वो भी मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान सही तरीके से अपने यानी डिप्लोमेसी करे तो उसमें भी कोई इतना खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीनी कभी भी नहीं ये चाहते कि आप अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे ना रखें। तो हम रखना चाहते हैं, अमेरिकी भी चाहेंगे कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप ज़्यादा हो सिक्योरिटी रिलेशनशिप की बजाय। तो ये हमें उसको वेलकम करना चाहिए। मुझे नहीं समझता कि, मैं नहीं समझता, हाँ अलबत्ता कोई ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त बिनाइन निगलेक्ट का दौर है, इसको मेलाइन अटेंशन में बदल सकता है, ये ना कीजिएगा। इस वक्त जो ताल्लुकात को अच्छा पाना है उतना ही रहने दीजिए। जी एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आ गया जी। करीब ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। फैसल चौधरी साहब, एक सवाल आपसे पहले कर लें, फिर दोबारा ये दहशत गर्दी वाले इशू पे क्लोजिंग पे आ जाएंगे। आज जो आपका इंटरेक्शन था, ये हमारी खबर जाहिर करती है कि बुशरा बीबी ने फैसल चौधरी को कहा, जो फाइल हुई खबर मैं उसी से पढ़ रहा हूँ, कि आप हमारी पिटीशन से अलग हो जाएं, हमें सियासी वकील की ज़रूरत नहीं बल्कि हमें एक प्रोफेशनल वकील की ज़रूरत है। तो आपको उन्होंने प्रोफेशनल क्यों नहीं आना, बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जो सामने नहीं वो देखिए, असल में मैं अकेला नहीं था, 10 और भी थे। वो कौन कौन थे? वहाँ पे सारे सीनियर वकला थे, लाइक सलमान राजा, बरगौहर, अली जफर, सलमान सफदर साहब को पीटीआई की पूरी क़यादत ही फारिग हो गई, पूरी क़यादत। बाकियों को मेडल मिले ने, अगर मुझे मेरा तो नाम ले दिया ना। तो हुआ क्या सर? वो बेसिकली जो मुलाकातें हैं ना, सियासी मुलाकातें, वो काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ी। हुआ ये कि बीबी को गुस्सा चढ़ा हुआ था कल। वो बजाते उन्होंने कहा जी हम अंदर हैं तो बाहर पार्टी कुछ एक्टिविटी नहीं करती। वो मैं तो कोई लेटरल डैमेज हो गया हूँ मेरे ख्याल में। डांट आपको पिटी या बाकियों को भी पिटी? नहीं, डांट तो बाकियों को मुझे इतनी पड़ी है। मुझे उन्होंने कहा जी आप ला दो, मैं कही बिस्मिल्लाह, आपकी छुट्टी होगी फिर। नहीं, एक केस है, ये एक केस है, वो जेल से मामला, बाकी तो केस है। तो जो उन्होंने कहा जेल के बाहर प्रोटेस्ट वेस्ट करो आके, वो कौन करेगा? वो मेरे ख्याल में डेट आ जाना ही चाहिए कल उसकी। खान साहब ने बेसिकली जो मैकेनिज्म कहा है, मैकेनिज्म उन्होंने यही कहा था ना कि काउंटर करने का। देखिए खान साहब की जो कल गुफ्तगू थी वो बड़ी नपी तुली, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट कि वो जेल के अंदर भी उनका अवाम की नब्ज़ पे बड़ा हाथ होता है। उन्होंने कहा कि जो कारकुनान है ना, वो रहाई के अलावा कोई और बात सुनना नहीं चाहते, तो आप पार्टी को कुछ अमली तौर पे करना चाहिए, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो कारकुनान है वो सिर्फ एक ही बात, जो फोकस है उनका वो ये कि इमरान खान साहब का, और ये एक फैक्ट है। यानी आप अडयाला रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे फ्रूट वेंडर से लेके आपके पास आए या टॉप डिप्लोमेट, सवाल एक ही है पूरी कहो, इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? ठीक है, आप बाहर खाने पे जाते हैं, फिर आप अडयाला के बाहर अब कब एहतजाज पे जा रहे हैं ये बताएं मुझे, ये तो बात हो। सर मैं जब ये कैंप लगाए, ये क़यादत कल तारीख दे, मैं तो कहता हूँ दे, और मैं पहला बंदा होगा जो वहाँ पे कैंप में भी जाएगा, मार भी कहेगा, गिरफ्तारी देने। आपके ख्याल में क़यादत जाएगी कल प्रोटेस्ट करे? सर जो इमरान खान साहब ने कहा है तो उसके बाद तो ना होना तो जाती है। फिर आप मुस्तफ़ा साहब, अभी हमने वो एक पॉलिटिकल कंसेंसस की बात कर रहे थे ना बड़े इशूज़ के ऊपर, तो उसमें ये सियासी अबतरी वाला माहौल जो बाज़ औक़ात रुकावट डाल देता है, ये इमरान वाला मामला कैसे आगे चलेगा? अल्टीमेटली तो कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा जी। देखें, हम इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब इस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर हैं मुल्क के। जो पिछले साल इलेक्शन हुआ, जैसा भी उसके अंदर फॉर्म 47 भी दिए गए, जो कुछ भी किया, लेकिन उसके बावजूद अक्सरियती जमात अभी भी कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ ही है। तो आप इतनी बड़ी जमात और जिसके पीछे इतने लोग खड़े हों, उसके लीडर को ज़्यादा अरसा जेल में नहीं रख सकते। पॉलिटिकल क्राइसिस अपनी जगह पर न सिर्फ कायम रहता है बल्कि बढ़ता रहता है। इसी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब जब वो जेल में थे तो एक ख़ास मुकाम पर फिर उन्हें जेल से बाहर निकालना पड़ा कि एक चीज़ें अनसस्टेनेबल हो जाती हैं, और चीज़ें अनसस्टेनेबल होने की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, मैं दानियाल साहब इस पे आपसे भी राय चाहूँगा। ये सियासी जो इस्तराब है या जो क्यास है, इसको संभालना ज़रूरी है ताकि असल चीज़ से तवज्जो ना हटे, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम हो, कंसेंसस हो, यकजहती हो,
ये जो टेररिज्म के वाक़यात हमने डिस्कस किए थे उससे नज़र ना हट जाए। अभी खोखर साहब ने जिन चैलेंजेस की तरफ इशारा किया बहुत सीरियस मामला है, क्या कहेंगे आप? लेकिन नदीम साहब, सियासी क्यास है इसलिए कि पाकिस्तान आज मुस्तकम हो रहा है, आपकी मैशत मुस्तकम हो रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इनकी ये सियासी मौत है कि देखें, आपने एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि इनकी सियासत का जो महवर है वो नफ़रत है, वो ना कारकर्दगी है, ना लोगों को इकट्ठा करना है, ना पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की सोच है और ना नारा है। वो सीपैक हो या कोई और प्रोग्राम हो, जब भी पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ता है तो इनकी सियासी मौत है, जब भी पाकिस्तान मुस्तकम होता है तो इनकी सियासी मौत है। इनकी सियासत जिंदा ही दो चीज़ों के ऊपर है, एक इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत के जो बीज फैलाना, पाकिस्तान में जो नफ़रत के सिविल नाफरमानी के एहतजाजों की कॉल देना जो अब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। लोग इमरान खान का, इनकी जमात का बयानियाँ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इनके अपने कुलीग्स जो पार्लियामान के अंदर बैठे हुए हैं वो हमारे आगे साथ आकर हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि कुछ समझाओ इनको। ना वो चाहते हैं और ना अवाम इनका बोझ उठाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जूं जूं आगे बढ़ेगा, जूं जूं बेहतरी की तरफ जाएगा, और वो लोग जो पाकिस्तान के लिए उठाकर बदवाएं दे रहे थे कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, IMF इनको कर्जा ना दे, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो, गरीब बेरोज़गार के साथ जो IMF बात कर रही है वो कामयाब ना हो, उनकी जो कहानियां हैं या उनकी जो बातें हैं वो पीछे रहती जाएंगी और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अवाम इनसे आगे बढ़ती जाएगी और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। लेकिन समझदारी ये है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हम तमाम जो हैं पॉलिटिकल लोग हैं, आज जिस पोजीशन पे ये हैं शायद कल हम हो, आज अगर ये जेलों में हैं तो कल हम भी हो सकते हैं और शायद हो, लेकिन हम अपना जो ज़ाती मफाद है उसको पीछे रखकर मुल्की मफाद के ऊपर बात करें, चीज़ों को मुस्तकम करने की बात करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करें और इदारों को मजबूत करने की बात करें। अगर आज हमारा बच्चा जो है अब बॉर्डर के ऊपर अपनी जान देता है, रोज़ 10, 15, 14 बच्चे अपनी जानें देते हैं, तो वो 30,000 रुपये तनख्वाह के लिए नहीं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर, हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर, पाकिस्तान के झंडे के लिए अपनी जान देते हैं। वो 30,000 की नौकरी उनको यहाँ भी मिल सकती है 35,000 की, लेकिन जब हम उनके जब मुजस्मे जलाते हैं, उनकी फैमिलीज का मजाक उड़ाते हैं, तो हम दिल आज़ारी करते हैं और उनके जो मोरल है उसको हम वीकन करने की बात करते हैं। तो अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें पहले अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, अपनी कोताहियां गलतियां जो करते रहे हैं उनके ऊपर माफ़ी मांगनी पड़ेगी और चीज़ों को आगे चलाना पड़ेगा, और तभी ये मुल्क भी बेहतर होगा और हम भी पाकिस्तान में सियासत कर सकते हैं। पाकिस्तान है तो सियासत है और तमाम चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे बैठ के पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ। देखिए, हम बार बार पार्लियामान में इनको एक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि जिधर मर्जी चले जाएं, जिस मर्जी के पास चले जाएं, अगर इनको हल मिलेगा तो पार्लियामान में मिलेगा, पार्लियामानी जमातों के साथ बैठ के मिलेगा, क्योंकि इनका दर्द और इनकी मुश्किलें हम समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता जो तीसरी जनरेशन से गुजर के इन चीज़ों को देख के आ रहे हैं। लेकिन अगर इनको ये लगेगा कि हम ब्लैकमेलिंग से, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से, अपनी अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, कभी नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे, कभी अमेरिकी में करेंगे, कभी पाकिस्तानी डायस्पोरा को इस्तेमाल करके हम ब्लैकमेल करके अपना हदफ अचीव कर लेंगे, दैट विल नेवर बी पॉसिबल। स्टेट्स जो है वो इतनी कमजोर नहीं होती कि अपने घुटने किसी फर्द के आगे इस तरह टेक दें। आपको अगर हल निकालना है तो फिर सेम पेज के ऊपर आना पड़ेगा और पार्लियामान में बैठ के बात करनी पड़ेगी। ब्रेक, अपने कुछ कहना है तो एक लाइन में नहीं, ये तकरीर लंबी थी तो इसके बाद ही आप ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, मैं सिर्फ याद दहानी कराना चाह रहा हूँ कि इतनी लंबी तकरीर तब करते हैं जब आपको अवामी तायद हासिल हो। मैं नहीं कहता, सिटिंग गवर्नमेंट, गवर्नर पंजाब ने कहा है कि पिंडी 47 पे है, उनकी अपनी सीट समेत पूरा पिंडी, पूरा डिवीजन जो है उस पर एक भी नून लीग का बंदा नहीं जीता हुआ। जब आप नुमाइंदा ही नहीं है तो बड़ी ये फेक बातें लगती हैं। ये तो दावा है ना पीटीआई का। नहीं, ये पीपल्स पार्टी का है सर, मेयर गवर्नर पंजाब पीटीआई का नहीं है भाईजान, हमारा तो गवर्नर कोई भी नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के हैं। जो सरदार साहब है उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है और कि जी आप फॉर्म 47 की, पूरा पाकिस्तान फॉर्म 47 में, उन्होंने तो कराची में का भी कह दिया ना कि वो भी फॉर्म 47 में। मसला ये है कि ये बुलंदोबांग दावे, ये दूसरों पे आप देखिए ना, ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आया, आपको कोई आपको डेप्थ नज़र आई है,
कोई आपको एहसास हुआ कि ये क्या बात कर रहे थे हम लोग, जो जितनी इंपॉर्टेंस है इनका जो है वो बिल्कुल जी, ये पीटीआई को इनको एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, पढ़ते इन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं है, कोशिश भी नहीं की, पढ़े लिखे भी नहीं है। और बंदा बात आप कुछ कर रहे हैं जो पीटीआई पे आप बात कर लें जनाब इनकी। देखें अभी मैं नदीम मलिक साहब, आप भी हैं, मुस्तफा साहब का भी बहुत इंटरनेशनली ग्लोबल वर्ल्ड पे एक चेंज आया है। अमेरिका का और यूरोप का एक पॉलिसी डिफरेंस आया है रशिया को लेके, जो आपने स्पैट देखा है वहाँ पे वाइट हाउस में ज़ेलेंस्की वाले मामले। ज़ेलेंस्की मामले। आप मुझे देखिए हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इमरान खान चिया सीड खाता है, इमरान खान देसी मुर्गी खाता है, इमरान खान इतने पैसे, ओ यार तो रोटियाँ गिनते रहते हो, पैसे वो अपने देता है। आपने ये स्पीडी गंजालवेस 2 लगाए हुए हैं, एक वज़ीर आज़म एक वज़ीर दाखिला, ये आपका ना ये तैयब अर्दगान बनाया ये पुल, ये मुस्तफा साहब भी और मैं उधर जाता हूँ सर, वो पिछले 3 हफ्ते में 5 दफ़ा बैठा है। आप बैरी यूनिवर्सिटी की तरफ से आए ना तो सेंटोरस वाले लेफ्ट में जाने के लिए कोई रास्ता कोई नहीं है। ये है इंजीनियरिंग काल। जो बर्बादी की स्पीड इन्होंने लगाई हुई है ना, जो तबाही की स्पीड इन्होंने लगाई हुई है, जो पूरे मुल्क की इकॉनमी का, पूरे मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर का, आप देखिए प्रायोरिटीज़ आपके वज़ीर आज़म की का उन्होंने साल पूरा होने पे स्पीच दी है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे एक लफ्ज़ बोले वो, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि पंजाब में फ्री जो है वो राशन बांटे, 20 अरब रुपए उधर डोल आउट कर दिए, 50 अरब उधर डॉल कर दिए, 70 अरब रुपए का दूध पी लो, ये कर लो वो कर लो। सर ये पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त, ये पीडीएम जो है अप्रैल 2022 से आई हुई है ना, अब 25 चढ़ गया, अप्रैल 2025 चढ़ गया। ये अप्रैल 2022 के फिगर्स ले लें और उसके बाद इन्फ्लेशन, आप ग्रोथ रेट ले लें, आप एफडीआई ले लें, आप अपना जो भी दुनिया आप इकॉनमी के, आपसे ज़्यादा तो कर कोई, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन आप कोई फेक फिगर उठा लें, सारी आर्टिफिशियल इकॉनमी इन्होंने मैनेज की हुई है। अगर इसमें ग्रोथ रेट में जिस तरह से इन्होंने आर्टिफिशियली उसको रोक के रखा हुआ है, 1 पैसे की एफडीआई आई है, लोएस्ट है, उसके बाद मुस्तफा साहब और रेमिटेंस बात लंबी हो जाएगी। मुस्तफा साहब आप भी बताएं, ये तो कह रहे हैं कि सारा कुछ इन्होंने बेड़ागर किया हुआ है और वो साथ उन्होंने दानियाल साहब पे भी रटा लगा दिया, 47 वाले हैं सारे, कुछ आगे बढ़ने के लिए रास्ता तो निकालना पड़ेगा। 45 47 कितनी देर लड़ते रहेंगे? मलिक साहब, अलमिया ये है कि हमारे किसी भी निज़ाम में जब कोई 2 मुतहारिब फ़रीक़ैन के अंदर इख्तलाफात बनते हैं और मामलात कंट्रोल से बाहर निकलते हैं, तो अदलिया का एक ऐसा इदारा होता है कि जिसके ऊपर फिर एतमाद किया जाता है कि हमारा जो झगड़े का हल है वो इसका वो अदलिया निकाल देगी। यहाँ पर उल्टा हमने ये देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को कॉन्कर कर लिया गया। आज जो जज साहिबान की जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, वो अपॉइंटमेंट्स कम और एक इलेक्शन के नतीजे में पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्लीज़ करके जो अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं, वो ये एक अनहोनी है जो हमने पाकिस्तान में देखी। इससे पहले हमने नहीं देखा कि इस तरह जज साहिबान अपॉइंट हो रहे हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला भी आपके सामने कि किस तरह वहाँ पर सीनियरिटी लिस्ट को डिस्टर्ब कर दिया गया। बंद करो। तो ये सारी सूरत हाल में रास्ता अगर हमने निकालना है तो इवेंचुअली वो इसी सूरत में निकलेगा कि सबसे पहले हम अवाम की राय को मुकद्दम रखें, अवाम जिसके हक में फैसला करें, चाहे वो शख्स हमें पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन आपने ये रेड लाइन कभी नहीं क्रॉस होने देनी कि आप अवाम के किए गए फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। हमने ये भी किया, हमने साथ अदलिया की आज़ादी भी सल्ब कर ली। आज इंसानी हकूक 8 से 28 तक इस मुल्क में अमलन मुअत्तल हो चुके हैं, कि जिसमें पीका एक्ट आ चुका है, जिसमें जो पीसफुल ऑर्डर एंड असेंबली का एक्ट ये सामने लेकर आए हैं कि कोई सियासी कारकुन या जमातें या लोग एहतजाज नहीं कर सकते। तो ये मुल्क को किस जानिब लेके जा रहा है? क्लोजिंग रिमार्क्स दानियाल साहब। यार नदीम मलिक साहब, मैं खाली एक बात करूंगा कि फॉर्म 45 और 47 कहने वाले, उससे पहले ये इनको बार बार इनको बताते हैं कि ये पार्टी से बिलोंग करते हैं जहां 70 MNAs को फोर्स करके इनको ज्वाइन करवाया गया था, 60 MPs को ज्वाइन करवाया गया था और 80 से ज़्यादा हमारे सिटिंग लोगों को, जो टिकट होल्डर्स को कहा था टिकट वापस किए जाओ। ये 45 और 47 होते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमने पाकिस्तान को आग लगाने की बात नहीं की थी, सिविल नाफरमानी की बात नहीं की थी, अपने अफवाज के मुजस्मे नहीं जलाए थे, पाकिस्तान को बंद करने की नहीं बात की थी। जब आप मुल्क को आगे लेके जाने की बात करते हैं तो अपनी सियासत पीछे छोड़कर आप एक ट्रैक देते हैं, आप बात करते हैं मफामत की, साथ चलाने की। इनकी सोच कल भी वही थी, आज वही सोच है और ये इन लोगों से आप तवक्को नहीं कर सकते। मैं बार बार ये कहता हूं, और जो लोग इनको एंगेज करने की भी कोशिश करते हैं, मैं उनको भी बार बार ये कहता हूं कि वो लोग जिनकी सियासत का मैवर, जिनकी सियासत का टोटल लुबे लुबाब है नफरत तफरीक, आप डे 1 से उठाएं तो उनकी
उनकी सियासत, ये कारकर्दगी की बात नहीं कर सकते। 10 साल से बैठे हुए, आप पूछे कोई इनके प्रोजेक्ट्स, पूछे इस मुल्क को क्या दिया, पूछे आपने सिवाय नफरत, झूठ, अपने आप को इंटरनेशनल आइसोलेशन के अलावा ना कुछ दे सके। दानियाल फैसल चौधरी साहब और मुस्तफा नवाज खोखर साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।